साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हम रोजाना की तरह आज भी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा भर्ती 2025 के लिए तृतीय खंड प्रबंधकीय गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक हमने विकास की अवधारणा, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं और द्वितीय खंड और प्रथम खंड की चर्चा हम पूर्व भी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी आपको टिप्स मिलेगी जिसे आप उनको अपने दिमाग में रखेंगे तो बेहतर सोल्यूशन उसमें मिल सकता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके पाठ्यक्रम तृतीय खंड यूनिट 2 समकालीन समाज की चुनौतियां। समाज जब भी रहा, जहां भी रहा, हर समय हर परिस्थिति में समाज को विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। समय बदल जाता है, समाज के स्वरूप भी बदलते हैं, तो चुनौतियां भी चेंज होती हैं। समकालीन समाज मतलब वर्तमान का जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उनको किस प्रकार के चैलेंजेस का, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल है और ये 10 अंकों की आपकी यूनिट है और सरल भी है। इसको अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो एक अच्छा अंक लेके आ सकते हैं। तो हमने जो वर्तमान में जो चुनौतियां हमारे समाज को फेस करनी पड़ रही है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, डिस्गाइज्ड जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, फ्रैक्शनल बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे छद्म बेरोजगारी भी कहा जाता है। काम थोड़ा है, जैसे बेसिकली ये खेतियों में, कृषि में आप देख सकते हैं कि काम कम लोगों के लिए है, लेकिन उस कृषि कार्य में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, जिससे जो उसकी जो प्रोडक्ट सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। या छद्म बेरोजगारी है या डिस्गाइज्ड बेरोजगारी। ऐसे शिक्षित बेरोजगारी भी है और अन्य प्रकार की बेरोजगारियां हैं। उसका कारण क्या है? वर्तमान जो समकालीन समाज है, हमारा जो सोसाइटी थी बेसिकली एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, कृषि आधारित हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन कृषि क्षेत्र में ऑटोमेशन हो गया, कृषि का यंत्रीकरण हो गया। खेती जुताई के लिए ट्रैक्टर, प्लाऊ, हार्वेस्टर और तरह तरह के यंत्र आ गए। तो जो कृषि कार्य में लगे हुए लोग थे वो उनको भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षणिक हमारा जो पाठ्यक्रम था वो शिक्षित तो करता था, डिग्रियां तो मिल जाती थी, लेकिन अनस्किल्ड लेबर था, स्किल्ड नहीं था, कुशलता नहीं थी, कौशल नहीं था, जिसकी वजह से ये बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर स्कूल नहीं थी, कॉन्वेंट, शहरी क्षेत्रों में कॉन्वेंट स्कूलें हैं, अन्य तरह की स्कूलें हैं। वर्तमान में यद्यपि बहुत सारी उत्कृष्ट पीएम श्री योजना के तहत बहुत सारे आदर्श स्कूलें खोल दी गई हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो शैक्षणिक स्तर का विभाजन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएं कम है, उतनी उत्कृष्ट स्तर की स्कूलें नहीं है। शहरी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र में भी और शासकीय क्षेत्रों में भी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक विभाजन होने से शिक्षा में भी असमानता आ गई। आर्थिक असमानता हमारे देश में संसाधनों पर, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, कृषि का, उद्योग का या सेवा सेक्टर का क्षेत्र हो, बैंकिंग या बीमा का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कुछ वर्चस्वशाली लोगों का, कुछ पूंजीपतियों का ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट था और बहुत सारी जो हमारे देश की बहुत सारी आबादी थी, एग्रीकल्चर में भी, कृषि में भी उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं था और रोजगार में भी नहीं था, जिससे ये आर्थिक असमानता देश में आज भी है। तो इस तरह की आर्थिक असमानता की वजह से जो एक सामाजिक समरसता होना चाहिए और अर्थव्यवस्था में जो एक ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है, और जो वर्तमान में किया भी जा रहा है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। तो इस कौशल विकास के लिए, स्टार्टअप के लिए और उद्यमिता विकास, ये इसका समाधान है, ये हमको याद रखना चाहिए।
तो पहली समस्या हमने बेरोजगारी और आर्थिक असमानता कर लिया। दूसरी समस्या है शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुलभता। क्वालिटी एजुकेशन ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है, जो हमारा तीसरा नंबर का गोल है। एक आता है हम सबको क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे और सबके लिए सुलभ हो। जब इसके लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्वालिटी एजुकेशन में कमी है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है और सबके लिए सुलभ नहीं है, सभी लोग के लिए एक्सेसिबल नहीं है। जो हमारा जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, यद्यपि बहुत सारे मध्याह्न से लेकर के पढ़ाओ, शिक्षा साक्षरता योजना की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आ गई, इसके बावजूद भी शिक्षा की गुणवत्ता में और उसकी सुलभता में अंतर है। इसके लिए जरूरी है कि हम वर्तमान का जो युग है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, कंप्यूटर की ओर बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, बहुत सारे जो नए टूल्स हैं उनकी ओर बढ़ रहा है। तो हमें डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बढ़ना चाहिए। नई शिक्षा नीति में ये जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें महत्व दिया गया है। तीसरा जो समकालीन चुनौतियां हैं वो है लैंगिक असमानता और महिलाओं की असुरक्षा। महिलाओं की लैंगिक असमानता हमारे देश में भी, इवन पूरी दुनिया में लैंगिक असमानता का भेदभाव समाज को झेलना पड़ा है। हमारे संविधान में सभी प्रकार की असमानताओं को दूर करने की बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जो 5वां नंबर का गोल है वो उसमें कहा है कि लैंगिक असमानता को खत्म करो। और लेकिन हमारे देश में भी पितृसत्तात्मक समाज, शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव होने के कारण से लैंगिक असमानता आज भी देखने को मिलती है और मनोवैज्ञानिक बीमारियों से और बहुत सारे कारणों से महिलाएं इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े सख्त कानून, पॉक्सो जैसे एक्ट हैं, भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे कानून लाए गए, उनको डाउरी से बचाने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए बहुत सारे कानून हैं और बड़े सख्त कानून हैं। जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए ताकि लैंगिक असमानता खत्म हो और महिलाएं सुरक्षित हों। इसमें मानसिक सोच भी बदलाव, दृष्टिकोण में परिवर्तन भी जरूरी है। हम आगे बात करेंगे। जो चुनौती है जाति, धर्म और सांप्रदायिक तनाव। हमारा देश विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय से बना हुआ देश है। कई बार ये जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, समाज में कई जातियों के लोग हैं, कई धर्मों के लोग हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से, गलत सूचनाओं से, पूर्वाग्रहों से, विभिन्न कारणों से इस प्रकार के जो सांप्रदायिक सद्भाव खत्म होता है, सामाजिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। यह भी एक वर्तमान की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरूरत इस बात की है कि समाज में सामाजिक समरसता हो और संवैधानिक प्रावधानों का, हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है और किसी प्रकार का भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, वंश भेद के सभी प्रकार का भेदभाव खत्म करता है। हमारे संवैधानिक कानूनों को, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमें पालन करना चाहिए। अगली जो चुनौती है पर्यावरण की है। पर्यावरणीय जो संकट है, पर्यावरणीय चुनौतियां पूरी दुनिया के लिए है। इसके लिए पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, कार्बन जो उत्सर्जन उसको कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक रखने के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित हो रही उनको कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। क्योटो सम्मेलन आया, रियो डी जेनेरो सम्मेलन आया, पेरिस सम्मेलन आया। अभी पेरिस सम्मेलन तो बहुत चर्चा में भी है। पेरिस सम्मेलन जो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। अमेरिका ने कहा कि हम पेरिस सम्मेलन से बाहर हो जाएंगे। पेरिस सम्मेलन कहता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो खत्म हो सके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया। ग्लोबल वार्मिंग जिस अभी हाल ही में अमेरिका में लॉस एंजलिस में के जंगल में आग लगी, जिसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बताया गया। तो पर्यावरणीय संकट एक गंभीर चुनौती जिससे जलवायु परिवर्तन है, बेमौसम बरसात और तूफान और कई प्रकार के जो डिजास्टर, नेचुरल क्लाइमेटीज, प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। ये सब पर्यावरणीय संकट की वजह से है। इससे जो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक जो क्षेत्र हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। जो कोस्टल इलाका, समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, वो समुद्र में समा रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए। जरूरत इस बात की है
कि जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, कोल जिसमें हम कोयले के माध्यम से बिजली बनाते हैं और कोयले का हर जगह उपयोग करते हैं, उसके स्थान पे रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा, सोलर से, सूर्य से, पानी से, और जो भूथर्मल से है, और ज्वार भाटों से है, विंड से, हवा से है, ऐसे नवीनीकरण ऊर्जा की ओर हमें बढ़ना चाहिए, जल संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, और हमारा डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। हम संसाधनों का ऐसा उपयोग करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए हम संसाधनों को बचा सकें, इसको हमको ध्यान रखना होगा। अगली जो चुनौती है वो स्वास्थ्य की चुनौती है। वर्तमान में स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या पूरी दुनिया के लिए बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ी हुई है, पर्यावरण दूषित है, जिससे कई प्रकार की वायरस और बैक्टीरिया की से संबंधित बीमारियां, और जो हमारी लाइफ स्टाइल, इंसानों का मेंटल प्रेशर, मानसिक दबाव और डिप्रेशन और चिंता, इन सब कारणों से मधुमेह जैसी बीमारियां आ रही हैं, और पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, और अनुचित लाइफ स्टाइल होने से, और हर क्षेत्र में यंत्रीकरण हो जाने से, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाने से संसार भर के लोगों को स्वास्थ्य की समस्याओं को, भारत को भी झेलना पड़ रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो स्वास्थ्य के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जिस अनुपात में, जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी है, और वर्तमान परिस्थितियों के वजह से मानसिक स्वास्थ्य की भी परेशानी है। यद्यपि इसके लिए बहुत सारा भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड, ई संजीवनी के तहत टेलीमेडिसिन और मानसिक समस्या को दूर करने के लिए मानस जैसे ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक हों, पर्यावरण को शुद्ध रखें, लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, ये बहुत जरूरी है। डिजिटल प्रॉब्लम, जो डिजिटल अरेस्टिंग है, साइबर फ्रॉड है, डिजिटल संसाधनों की कमी है, डिजिटल संसाधनों का असमान विभाजन है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो शहरी क्षेत्रों में चले जाएं, शहर के क्षेत्रों में आपको डिजिटली स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सैटेलाइट के जो समस्त संसाधन है वो मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कम है, जबकि बहुत सारी शैक्षणिक सुविधाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटली उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन डिजिटली सुविधाएं, पर्याप्त संसाधन हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और ना होने से डिजिटली डिवाइडेशन भी देखने को मिलता है। डिजिटल की प्रॉब्लम, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्टिंग, डाटा की चोरी। अभी हाल ही में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लेके पार्लियामेंट आया, इसको भी आप ध्यान रखिए, तो उसको पढ़ लीजिए। डाटा सुरक्षा कानून 2023 में क्या प्रावधान है, क्या क्या बातें रखी गई हैं, तो ये सब चीजें समकालीन समाज को डिजिटली फेस भी करना पड़ रहा है। बहुत सारी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस तरह से हमें डिजिटली लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता लाना होगा। हर व्यक्ति, जैसे हमने सामान्य साक्षरता का प्रयास किया है, इस तरह डिजिटली साक्षरता घर घर में, गांव गांव में, परिवार परिवार में लेके जाना होगा, ताकि लोग फोन्स का जो साइबर सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उनको लोग समझ सकें। नहीं, घर बैठे डिजिटल अरेस्टिंग हो जाती है, वो लोगों के बैंक अकाउंट में भी धोखाधड़ी हो जाती है। इस तरह सख्त साइबर सुरक्षा कानून की जरूरत है और डिजिटल साक्षरता अभियान चलाने की जरूरत है। जरूरत अब इस बात की है कि ये समस्याओं को, ये समाधान के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको पूरा करें, पर्यावरण संरक्षण करें, स्वास्थ्य और पोषण सुधार करें, शिक्षा में समानता लाएं, समावेशी विकास करें, सामाजिक न्याय करें, अधिकारों की रक्षा करें, और महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, ये सब हमारे सामाजिक चुनौतियों को निपटने के लिए समाधान है। इनको लेकर के हम चलते हैं
तो हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनसे रखने वाले जो सरोकार हैं, उनको हम ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। तो ये आपका जो द्वितीय यूनिट है आज कंप्लीट हो गई है, जिसमें विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास और समकालीन समाज की चुनौतियां एवं उनके सरोकार। आपकी दूसरी यूनिट जो 10 अंकों की है, इसमें आप पूरे अंक ले सकते हैं। ठीक से पढ़ लीजिए तो आपको एक अच्छा वो समाधान मिलेगा। इसको बहुत फास्ट आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, सभी तथ्य समाहित किए हैं, जितने उपयोगी हैं वो सब तथ्य समाहित किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी बात को समझा होगा। यदि समझा होगा तो आप इसको साझा करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।